नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वीकली मार्केट रैप के तीसरे एडिशन में आपका स्वागत है। तो पिछला हफ्ता जो बाजार का गुजरा है, कैसा गया है ये हफ्ता, आप सबको पता है। बाजार में ब्लड बाथ हुआ पड़ा है, खूनम खून। हर दिन हम सोचते हैं कुछ रिप्राइव आएगा, कुछ रिकवरी आएगी। एक खाली मंगलवार थोड़ी पॉजिटिविटी आई थी 700-800 पॉइंट के सेंसेक्स में, मगर इसके बाद बाकी कसर भी पूरी हो गई। तो इस वीडियो में पहले इस हफ्ते कुछ आंकड़ों पे ध्यान दे देंगे, किस सेक्टर में गिरावट है, किस सेक्टर में गिरावट कम हुई है, क्यों हुई है, और वीडियो के लास्ट में इन आंकड़ों का, इस डेटा का, इन इवेंट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इनको अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में एक्स्ट्रापोलेट करके क्या सीखना है, क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगले 5-7 मिनट महत्वपूर्ण है, आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। आंकड़ों पे ध्यान दे देते हैं। सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई है बाजार में, ऑटो, पीएसयू, रियल्टी, बैंक्स, सब में डबल डिजिट का फॉल है। निफ्टी 50 खाली फ्राइडे को 2% गिरा, निफ्टी बैंक 2.5% गिरा है और निफ्टी मिड कैप 2.65% का फॉल है। ये सारे फॉल्स इसलिए है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। एवरी नेक्स्ट डे इज गेटिंग वर्स, दैट इज व्हाई द फॉल इज देयर। टॉप लूजर्स में अगर देखा जाए तो L&T, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसके ऑर्डर बुक्स इतने सॉलिड हुए थे कि पिछले एक साल में जबरदस्त शूट अप हुई थी इसके शेयर प्राइस। मगर अगर खाली इस हफ्ते का फॉल देखा जाए तो 19% अपने पीक से L&T फॉल है और इस हफ्ते फ्राइडे को 7.5% गिरा है। कैन यू इमेजिन 19% फॉल और 7.5% खाली एक दिन में, वो भी एक लार्ज कैप के स्टॉक्स में, क्योंकि इसका सारा ऑर्डर बुक जो आया था मोर देन 60% वाज फ्रॉम गल्फ मिडिल ईस्ट। हिंडाल्को में मोर देन 6.25% का खाली फ्राइडे को फॉल है। टाटा स्टील में 5.25% का फॉल है। अच्छा, इसी समय कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो बचा भी रहे हैं फॉल को और थोड़ा बहुत ग्रोथ भी दे रहे हैं। फार्मा और FMCG, इट्स जस्ट अ फ्लाइट टू सेफ्टी स्टॉक। HUL में 1% का बढ़त देखा गया है। टाटा कंज्यूमर्स 2.5% बढ़ा है। थोड़ा इसका प्रेसिडेंट देख लेते हैं। जो ज्यादा फॉल्स हुए थे उसके मुकाबले निफ्टी 50 में क्या रुझान रहा है। 5% इस हफ्ते निफ्टी फॉल हुआ है। ये जो 5% का फॉल है ना, ये जून 2022 के बाद, जब रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया था, इसके बाद का वर्स्ट फॉल है जो कि एक हफ्ते में हुआ है। निफ्टी बैंक 7.5% पिछला हफ्ता फॉल हुआ है और ये कोविड के टाइम के फॉल के बाद ऐसा फॉल हुआ है लास्ट वीक। कुछ ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख लेते हैं। M&M 12% का फॉल खाली एक वीक में, अशोक लीलैंड 12%, ईशर मोटर्स 11.5%, मारुति 11%, बजाज ऑटो 10%। ये 11, 12, 18% फॉल सिर्फ एक हफ्ते का है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा पिटे हैं, अंबर एंटरप्राइजेस 18% फॉल एक हफ्ते में, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 17.5%, पॉलीकैब 16%, KEI 15%। ये सारे केबल एंड वॉर मेकर्स हैं जिसको इस गल्फ के डिस्टर्बेंस से काफी इंपैक्ट पड़ा है। किसी को फायदा भी हो रहा है इस वक्त, जिनको गैस प्रायोरिटी पे मिल रही है। फैक्ट 25%, अडानी टोटल मोर देन 60% हाइक। अभी मैं फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। TTK प्रेस्टीज 16% एक हफ्ते में हाइक हुआ है। जितने भी फॉल्स हो रहे हैं उसके साथ कुछ ग्रीन शूट्स भी हो रहे हैं। कैसे इंटरप्रेट करें ये पूरी सिचुएशन को? अब देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो को किस लेंस से देख रहे हैं? म्यूचुअल फंड के लेंस से, या डीमैट खोल के स्टॉक ट्रेडिंग में करने लगे थे उस लेंस से, या आपने सोचा कि कुछ लार्ज कैप स्टॉक उठा लें, वो तो शाश्वत बढ़ता ही रहेगा, उस लेंस से? तो जाहिर सी बात है, अगर आपका एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, इक्विटी एक्सपोजर जितना है उसके हिसाब से आपका फॉल दिख रहा होगा। मगर ये रिलेटिव फॉल इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स जो 18-19% तक फॉल हुए हैं, फॉर दैट मैटर इट मे बी अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, व्हाटएवर, बट फॉल तो हुए हैं साहब। मगर म्यूचुअल फंड की फॉल रिलेटिवली काफी लो रही है। और म्यूचुअल फंड में अगर पोर्टफोलियो आपका बैलेंस है इक्विटी और बॉन्ड और गोल्ड के
तीनों डिपार्टमेंट्स में, तो आपकी फॉल एक इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी कम रही है। अब जितने भी OEM या पेट्रोकेमिकल्स में जिनका एक्सपोजर ज्यादा रहा है, या पेंट्स में या एयरलाइन इंडस्ट्रीज में जिन फंड्स का, उसमें फॉल आपको ज्यादा दिखेगी। अब कैसे इंटरप्रेट करें? जो कम गिरा है उसमें एडिशनल लिक्विडिटी डाल दें, या जो ज्यादा गिरा है उसमें डाल दें? वैल्यू बाई किस में मिल रही है? देखिए, वैल्यू बाई तो जिनको गल्फ के वॉर से इंपैक्ट पड़ा है वो इतने सस्ता हुए हैं। अगर अब हम सोच लें कि ये गल्फ का वॉर जो है परपेचुअल ही चलता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, तब तो जाहिर सी बात है इनके स्टॉक्स को बेच के भाग जाए। मगर अगर आपको लगता है तो वॉर, एवरी इंसिडेंस comes to a logical end, and the moment it is finished, all these stocks which are available at throwaway prices will have just exponential growth. थोड़ा प्रेसिडेंट ले लेते हैं हिस्ट्री से। बहुत लोगों को लग रहा है कि जो रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था 2022 का, उसे हमें मतलब नहीं था, और जो गल्फ का वॉर हो रहा है उसे हमें मतलब है। तो पिछली बार हमें डरना नहीं चाहिए था, इस बार ज्यादा डरना है, या पिछली बार हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, इस बार ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। थोड़े स्टार्ट आंकड़ों को ध्यान में रख के बात कर लेते हैं। 2022 में जो रसिया ने यूक्रेन पे वॉर की स्टार्टिंग करी थी, 22% अपने पीक लेवल से सेंसेक्स गिरा था। सेंसेक्स का पीक उस समय 62,000 का था, जो अक्टूबर 2021 में बना था, और गिर के 52,000 पे अगले 6 से 7 महीनों में आ गया। 20% का फॉल सुनाई दे रहा है आपको? अभी तक हमारा खाली 10% का फॉल हुआ है। उस समय भी ऐसी ही स्थितियां बन रही थी, लोग ऐसे ही नेगेटिव हो रहे थे। यूट्यूब, सोशल मीडिया पे आप जो खोजेंगे वो मिलेगा। यू फाइंड आउट ए वीडियो कि गिव मी 5 रीजंस व्हाई द वॉर विल एंड, व्हाई द स्टॉक मार्केट विल गो अप, यू विल गेट मल्टीपल, 5 नहीं 50 वीडियो मिलेंगे। यू सर्च व्हाई द वॉर विल crash stock markets, you will again get 50 videos of the same narrative. So when you have to interpret, just go and look back into history कि ये चीज क्या पहले भी हुआ है। तो रशिया यूक्रेन पे वॉर आज तक चल रहा है, मगर उस समय जो 22% का फॉल हुआ है ना, इसके बाद 2024 के अगस्त में वॉर चलता रहा, मगर बाजार ने अपना नया हाई बना लिया। वो हाई था साहब 86,000 सेंसेक्स का। किस बॉटम से उठा था? 52,000 in April 2022. So anybody who you see in panic कि ये वॉर से सब कुछ खत्म होना है, पैसा डूबना है, सब गड़बड़ होना है, उससे जरूर पूछिए कि भैया तुम म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे थे या स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट खेल रहे थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैश ऑप्शन में लगा रहे थे, या तुम फ्यूचर एंड ऑप्शन की डेरिवेटिव कर रहे थे। क्या आप म्यूचुअल फंड में 100% इक्विटी को ही म्यूचुअल फंड मान रहे थे, या आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया था? आपका परचेज का तरीका क्या था? ये सारे तरीके एक बंदे के फॉल को डिटरमिन करते हैं। पोर्टफोलियो का फॉल लाजमी है, चाहे आप किसी प्रकार से भी बनाया होगा, फॉल जरूर होगा, मगर फॉल, रिलेटिव फॉल अगर देखेंगे तो हर इंडिविजुअल का फॉल अलग होगा। सबसे बड़ी बात, ये जो फॉल हो रहा है ये खाली नोशनल लॉस है, ये एक्चुअल लॉस नहीं है। नोशनल लॉस को एक्चुअल लॉस में बदलना है तो पैनिक में आके उसको बेच दीजिए, आपका नोशनल लॉस एक्चुअल लॉस में तब्दील हो जाएगा। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, if you have surplus liquidity outside of a stock market, outside of equity mutual fund portfolio, this may be the right time to purchase. But again there is a caveat, don't get over greedy. बहुत ज़्यादा greedy अगर आप हो जाए तो ये समझ लीजिए कि अगर वॉर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस 10 दिनों तक और ज़्यादा चलता रह जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आपका बंद ही रहे, हो सकता है आपका सेंसेक्स 10% करंट लेवल से भी फॉल हो जाए। सो इट may not be the bottom of the fall. Don't try to predict the bottom of the fall. इसका रिवर्स सिनेरियो ये है कि वॉर चलता भी रहे, खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो कि 20%
जहां से क्रूड ऑयल पास होता है, ग्लोबल क्रूड ऑयल, और जहां से 25% ग्लोबल गैस पास होता है, अगर खाली ये खुल जाए, इसकी कार्रवाई शुरू हो जाए, कोई ऐसी डील हो जाए, तो यू विल सी एन एक्सपोनेंशियली जंप इन मार्केट्स एंड whatever you have purchased at this level can give you exponential growth. So हमेशा प्रोबेबिलिटी 2 रहेगी। आज सबसे बढ़िया स्थिति ये है कि मेरे सारे 700 क्लाइंट जो मेरे साथ ऑनबोर्ड हैं, hardly I am getting any panic calls. Yes, I am flooded with calls. My team is flooded with calls, but only so that somebody is saying, गौरव मेरे पास ये FD बच गई थी, ये मेरे सेविंग अकाउंट का सरप्लस है, ये मेरा पैसा बाहर में पड़ा हुआ था। We can put into equity now because equity is giving an opportunity. I fully agree with your opinion. मगर उस समय हम 10 रुपए जो मिलते हैं हमें, हम 10 रुपया इक्विटी में नहीं डाल रहे हैं साथ। उस बंदे की रिस्क टॉलरेंस देखते हुए, मार्केट का सिनेरियो देखते हुए 10 रुपए को पहले लिक्विड फंड में लेके या इक्विटी सेविंग फंड में लेके या लो ड्यूरेशन फंड में लेके, डिपेंडिंग अपॉन विच एएमसी वी आर टेकिंग एन एक्सपोजर, उसको 2-2 रुपए करके 5 भाग में ही डालेंगे। सो न तो ओवर ग्रीडी हो जाना है, न तो ओवर फियरफुल हो जाना है। दूसरे बंदों की ओपिनियन जो प्रोफेशनल नहीं है, उनका उत्तरदायित्व तो आपके प्रति कुछ भी नहीं है। जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनके साथ बैठ के उनकी सलाह ज़रूर लें। फाइनेंशियल एडवाइजर चुनने के पहले उसका नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर, इन तीनों चीज़ों की समीक्षा ज़रूर कर लें। मैं आपके पास आता रहूँगा। ऐसे आंकड़ों को इंटरप्रेट अपने पोर्टफोलियो को लेकर कैसे करना है, अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे बचाना है, इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीकली मार्केट रैप में। थैंक यू।